वेलकम स्टूडेंट, गणेश साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के माहौस आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएंगी जो 9th to 12th है और ग्रेजुएशन में जो बीएससी है उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर यहाँ पर हमारे वेबसाइट पर यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा होगा, वहां पर जाकर आप किसी भी लिंक पर क्लिक कर लीजिए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारा जो मटेरियल है सारा का सारा। ठीक है, सब अवेलेबल है जो भी हम यहाँ पर पढ़ा देते हैं। तो देखिए, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका सारणिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसका मतलब आपका कम से कम 100 में से 10 to 15 मार्क्स तक के आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। तो 15 नंबर बहुत होते हैं जो कि आपके 100 में से जब 15 नंबर आ जाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 15 15 30 और एक 3 और मिलाकर आपके 33 नंबर हो सकते हैं। तो कहने मतलब क्या है कि 15 नंबर के आप ये कर लें और आबीयू कर लें, आबीयू और सारणी मिलाकर कुल मिलाकर 20 से 25 नंबर की आ जाती है। अगर आपको पूरी मैथमेटिक्स नहीं आती है और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, इन 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लीजिए। उसके अलावा थोड़े थोड़े से जो ऑप्शनल वगैरह उनको क्वेश्चन को कर लीजिए और आप इजीली जो मार्क्स है स्कोर कर सकते हैं। और लेकिन आपको उतने पर हिम्मत नहीं आनी है। आपको क्या करना, हमारे साथ बने रहना और लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है जो कि हमने सारी अपलोड कर रखी है। और आपको सगले के सगले रूल आपको सभी के सभी रूल आपको सीखने हैं और सभी रूल सीखने के बाद आपको सभी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करें पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.1। तो 4.1 में आज हम केवल इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी, हम केवल आपको ये बताएंगे डिटर्मिनेशन जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, क्या क्या इसकी कैटेगरीज हो जाती है। तो आपके लिए जैसे कि 4.1 एक्सरसाइज है उसमें आपको सबसे पहले दे रखी है यहाँ पर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें कि पिछले अध्याय में हमने आव्यूह और आव्यूह के बीजगणित के विषय में अध्ययन किया है, जो हमारा लास्ट चैप्टर था। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द मैट्रिक्स एंड द एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इसके विषय में हमने पढ़ा था। और हमने बीजगणितीय समीकरण के निकाय को आव्यूह के रूप में व्यक्त करना भी सीखा था। मतलब जो भी हमारी एक्सप्रेशन थी उनको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी हमने सीख लिया था। मतलब वी हैव ऑल्सो लर्न टू द एक्सप्रेस सिस्टम ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। इसके अनुसार रेखिक समीकरण के निकाय, जैसे कि आपको रेखिक समीकरण होती है अकॉर्डिंग टू द दिस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। जैसे आपको दे रखी है a1x प्लस के b1y बराबर आपके लो c1 के, और a2x प्लस में b2y बराबर में आपके लो c2 के बराबर। तो जब आपको इस तरीके से वो कोई भी जो एक्सप्रेशन है जो कि आपकी वो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि a1 इसके जो गुणांक हैं सभी को आप लिख सकते हो एक जगह पर, a1 और b1, a2 एंड b2, और उसके अलावा जो x और y को आप यहां लिख सकते हो। और जो आपकी इक्वेशन सॉल्व होकर आ रही थी वो c1 और c2 आ रही थी, और ये आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो a1 b1 a2 b2, यहां पर x यहां पर y, और ये आपकी वैल्यू यहां पर c1 और यहां पर आपकी वैल्यू c2 के बराबर। ये डिवाइड नहीं लिखना, सिंपल c1 और c2 आपको यहां पर वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी, ये आपकी एक्सप्रेस करती हैं कि ये जो आपकी जो इक्वेशन है, मतलब हम जो किसी भी लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में हम इजीली लिख सकते हैं। तो इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस समीकरण के निकाय का अद्वितीय हल होता है और जिसमें a1 v2 माइनस के a2 v1 द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। मतलब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो नाउ वेदर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन और नॉट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ a1 माइनस के a1 मल्टीप्लाई a2 माइनस के a2 मल्टीप्लाई b1 के बराबर। और स्मरण कीजिए कि यदि आपको ये बराबर नहीं है या फिर आपके बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण में अद्वितीय हल नहीं होता। अगर आपको याद हो
जब हम लीनियर इक्वेशन कर रहे थे, जो हमने इस चैप्टर में किया, मतलब इसी क्लास में किया है, और इससे पहले आपको मिला था 12th में पढ़ने, सॉरी 10th में पढ़ने के लिए। तो 10th में जब आप पढ़ते हैं उसको, तो आपको 3 तरह की कंडीशन होती है, बराबर है, बराबर नहीं है, या फिर ऐसा मान है। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है लीनियर इक्वेशन में, उसी की ये बात कर रहा है कि अगर नॉट इक्वल टू है तो आपका जो हल हो जाएगा अद्वितीय हल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, यह संख्या a1 माइनस के a2, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो क्योंकि छोटा कंटेंट टाइप है आज यहाँ पर, क्योंकि मैटर ज्यादा है इसलिए मैंने छोटा ही कंटेंट कर रखा है। a1 मल्टीप्लाई a2 b2 और a2 मल्टीप्लाई में b1 के बराबर, जो समीकरण के निकाय के अद्वितीय हल ज्ञात करते हैं, यह आव्यूह है। मतलब ये कहना चाहता है कि जो आप इस तरीके से इन वैल्यूज को निकालते हैं, a बराबर यहाँ पर a1 b1 और a2 और b2, जो कि आपकी प्रीवियस में भी दे रखा था कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या बिलोंग करता है, ये आप आव्यूह को बिलोंग कर देता है। और यह संबंधित है कि इसे ए का सारणिक कह सकते हैं, मतलब ए का सारणिक भी बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ए के बराबर। डिटर्मिनेंट ए को केवल डीईटी ए के बराबर आप लिख सकते हैं। और सारणिक का जो मेन यूज होता है आपका, सारणिक का इंजीनियरिंग में, विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में इत्यादि में इसका प्रयोग हो जाता है। मतलब डिटर्मिनेंट हैव द वाइड एप्लीकेशंस इन द इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस एक्सेट्रा। इन सभी चीजों में इनका जो प्रयोग है हमारा सारणिक का हो जाता है। जब आप टास्क वगैरह होते हैं, जैसे मान लो किसी कंपनी में कोई वर्कर कितने दिन काम करता है, कोई कितने दिन काम करता है, इस तरीके की जो एनालिसिस की जाती है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में, तो वो सब आपके डिटर्मिनेंट के बेस पर भी की जाती है, जिससे कि आप प्रोग्रेस कितना हो रहा है, कितना आपको लॉस में जा रहा है, या फिर आप इसी तरीके से चलते रहे तो कैसे आप लॉस में चले जाएंगे। ये सारी चीजों का जो आपको अनुमान लगाया जाता है वो केवल डिटर्मिनेंट्स के थ्रू ही आप लगा सकते हैं। अब देखिए सारणिक की थोड़ी सी बात करते हैं। अब आपके जो चैप्टर में सारणिक दे रखा है उसमें आपको क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या दे रखा है। हम एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आपका डिटर्मिनेंट है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। मीन्स जैसे कि 0 1 2 3 2/2 हो, या फिर आपका 1 2 3 5 2 1 1 2 4 3/3 हो, या फिर 4/4 हो, या इसी तरीके 5/5 हो। हमेशा आपका डिटर्मिनेंट होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। और इससे प्रीवियस में जो हमने आव्यूह पढ़े थे उसमें जो मैट्रिक्स थी वो आपकी दोनों में हो सकती थी, मतलब स्क्वायर भी हो सकती थी और बिना स्क्वायर भी हो सकती है। लेकिन इसमें जो भी आपकी एक्सप्रेशन होगी वो सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में भी अवश्य मिलेगी आपको। तो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे टू द ऑर्डर ऑफ एन, हमेशा जो आपकी कोई भी मैट्रिक्स होगी वो ए बराबर ए आई जे बोल देते हैं इसको, ठीक है, के ऑर्डर में होगी। और बी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, जो कि आपके रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। और कॉल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, जिनको उस मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट्स हम बोल देते हैं, ठीक। और इसे एक फलन की तरह भी सोच सकते हैं, जो कि प्रत्येक आव्यूह की अद्वितीय वास्तविक संख्या सममित संख्या से संबंधित हो जाते हैं। मतलब इसको हम फंक्शन के रूप में भी डिनोटेड कर सकते हैं, तो जिसको हम बोल देते हैं आपका यूनिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, मतलब रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों तरीके से ये आपकी वैल्यू हो सकती है। यदि m वर्ग आव्यूह का समुच्चय है और k उसमें संख्या है, तो उसमें जो आपका फंक्शन हो जाएगा, जैसे मान लो कोई m आव्यूह है और उसमें जो एलिमेंट है आपके k है, तो आपका जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन कि m की वैल्यू बिलोंग करेगी k के बराबर, या फिर फंक्शन जो मैट्रिक्स A है वो हमारे कितने अवयव है उसमें k के बराबर। आप फंक्शन के फॉर्म में इस तरीके से इन दोनों को डिनोटेड कर सकते हो। ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जब आगे जब पढ़ोगे आप, जैसे बीएससी वगैरह मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि इसका क्या यूज है मेन पर्पस में। यहाँ पर तो आपको केवल ये एक स्टेटमेंट लग रहा होगा, यहाँ पर कहीं यूज नहीं होगा इन क्वेश्चंस में। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जो आगे तक की नॉलेज आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे, उसी तरीके से मैं सारे नोट्स आपके लिए कवर करके लाता हूँ। सब चीज कलेक्ट करने के बाद ही नोट्स प्रिपेयर होते हैं, और तभी जाकर जिससे कि आपका कोई भी चीज छूटे नहीं। आप जब ग्रेजुएशन वगैरह करो तो आपको लगे कि हाँ मैंने सारा के सारा चीजें आपको पहले ही सभी चीजें कवर करा रखी हैं। अदरवाइज आपको बहुत सारी दिक्कतें जो सामना करना पड़ती है, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो आप इजीली उनको नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जो बिल्कुल बेस्ट नोट्स जो मेरे पास से हो सकते हैं, मैं सभी को प्रिपेयर करके लाता हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ m इज द सेट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड k इज द सेट ऑफ द ऑल नंबर्स, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो आप फंक्शन बिलोंग करेगा m टू k, या फिर आप कह सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि फंक्शन a की वैल्यू बराबर करती है k के बराबर। यहां पर इसे आप a का मॉड भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये आपका फंक्शन हो गया,
या फिर आप बोलेंगे डिटर्मिनेंट ब्रैकेट में ए लगाएंगे, या फिर आप ये डेल या डेल्टा कुछ भी इसको बोल देते हैं, इससे निरूपित कर सकते हैं। इन तीन चीजों का ही मेन यूज है आपका, जो आपको इसमें निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यदि मान लीजिए ए बराबर आपको मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो ए को सारणिक में जब बदलेंगे आपके, तो ए की मैट्रिक्स में ए बी सी और डी की फॉर्म में हो जाएगा, और जिसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ए के बराबर। अब देखिए आपको एक बेसिक जो अंतर होता है, वैसे किसी किसी बुक में आप पढ़ रहे हो तो वो अंतर दिखाया नहीं गया है, लेकिन आपका जो एक्चुअल में अंतर होता है, देखिए जब भी आपकी आव्यूह वाली मैट्रिक्स होगी वो आपको ए बी और सी और डी इस तरीके से होती है, और आपकी जो सारणिक वाली मैट्रिक्स होती है वो हमेशा आपके ए बी सी और डी के बेस में होती है। मतलब ये तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और ये आपका सिंपल दो लाइन मिडिल ब्रैकेट बोल देते हैं इसको, उस फॉर्म में आपके पास ये वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सारणिक के सवाल में और मैट्रिक्स के सवाल में आपको यही अंतर मिलेगा कि डिटर्मिनेंट्स आपके इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, और जो आपके मैट्रिक्स के क्वेश्चन है वो आपके इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। और ये आपको लिखा हुआ है टिप्पणी में, आपको दिया गया आव्यूह के लिए ए तथा ए मॉड के लिए सारणिक पढ़ना पड़ता है। मतलब इसके लिए तो इसको ए पढ़ेंगे, इसको मॉड ए पढ़ेंगे आप। ठीक है, इसको बोल देते हैं मॉड। ठीक है, ये मॉड ब्रैकेट ही होता है, वैसे अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मॉड ब्रैकेट्स होते हैं। केवल वर्ग आव्यूह को सारणिक कह सकते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, वही आपकी डिटर्मिनेंट बिलोंग करेगी, जो कि मैं पहले ही बता रहा था कि हमेशा डिटर्मिनेंट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हो गई होगा। अब इसकी कुछ आपको कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे एक कोटि के आव्यूह के समीकरण, अगर आपके किसी भी आव्यूह में, क्योंकि आव्यूह कोई जरूरी नहीं है आपका 2/2 1/1 भी तो हो सकता है, केवल एक पद हो, तो आपका अगर कोई एक कोटि का आव्यूह है तो उसमें आपके अवयव जो होंगे ए बराबर, जो आपकी वैल्यू बिलोंग करेगी ए 1 के बराबर बिलोंग करेगी, तो ए सारणिक में ए के बराबर परिभाषित कर सकते हैं। तो लेट ए इक्वल टू A11 बी द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 1, देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ए इज डिफाइंड बी टू द इक्वल ऑफ ए के बराबर, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि मतलब 2/2 की है, अगर 2/2 की आपकी मैट्रिक्स है, दिस मीन्स 2 × 2, तो आपकी वैल्यू जो हो जाएगी A11, लिख देता हूं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपके सामने, ये जो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी A बराबर A11 A12 A21 और A22 के बराबर। अब देखिए ये आपके डिनोटेड किस तरह करते हैं, ये जैसा 1 है और ये भी आपका 1 के बराबर है, तो ये तो आपका रो को बिलोंग करता है और ये आपका कॉलम को बिलोंग करता है। ठीक, जिसे हिंदी में बोलते हैं, यहां पर तो पंक्तियां होती हैं और इनको आप बोल सकते हैं स्तंभ, जो कि आपके खंबे की तरह खड़े होते हैं। ठीक, ये आपके रो और स्तंभ, और जिसको हम आपने आई और जे भी पढ़ा है वो भी आपका सेम इसी को डिनोट करता है, ये आई को डिनोटेड करेगा और ये आपका जे को डिनोटेड करेगा। अब जैसे कि हम इसकी बात करते हैं, ये पहली रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है, ये रो तो पहली है क्योंकि रो आपको ऐसे कैलकुलेट करनी होती है, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, और कॉलम को हम खड़े हुए जो होते हैं वो हमेशा कॉलम होते हैं, जो लेटे हुए होते हैं वो हमेशा आपके रो के फॉर्म में होते हैं। तो देखिए ये आपका पहली रो का पहले एलिमेंट है, ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट है। यहाँ के बाद आपकी जो रो चेंज हो गई, ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, ये दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट है, तो आप इसको 2/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपकी ये तो आव्यूह के फॉर्म में होगी, जब आप मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ए लिख सकते हैं, या फिर मॉड ए के बराबर लिख सकते हैं, या फिर आप डेल्टा के बराबर कुछ भी आपको लिख कर दे सकता है, और केवल आपका चेंज होगा ये आपका मॉड ब्रैकेट में, ये आप वैल्यू इसकी लिख सकते हैं। और इनको जब सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं कि A11 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी A22 के साथ, और A21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी A12 के साथ। हमेशा ध्यान रखना है, इनको जब भी सॉल्व करेंगे हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट में अगर आपकी जो मैट्रिक्स है वो 3/3 कोटि की दे रखी है, मतलब 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसको करने के लिए सबसे ज्यादा जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका 3/3 मैट्रिक्स का ही आता है, और वही आपके एग्जाम में मोस्टली मिलता है आपको कि तृतीय कोटि की आव्यूह के सारणिक को द्वितीय कोटि की सारणिक में व्यक्त करके किया जा सकता है, और डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्डर
3 इज द फाउंड बाय द एक्सपेंस इस टर्म ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। जैसा कि आपको 3/3 में इसको एक्सप्रेस करना है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी A11 A12 A13 के बराबर। नेक्स्ट में A21 A22 A23 के बराबर। नेक्स्ट में A31 A32 और A33 के बराबर। इस तरीके से आपकी रो हो जाएंगे और ये आपके कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक, तो आप जैसा कि इसने कह रखा है, जैसा 2/2 को डिनोटेड करा था उसी तरीके से 3/3 को आगे बढ़ाकर हम डिनोटेड कर सकते हैं। और यह एक सारणी की एक पंक्ति है कि अनुदिश आप प्रश्न कर सकता है, मतलब दिस इज नो एज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिटरमिनेंट अलोंग ए रो और कॉलम, मतलब रो और कॉलम के अनुदिश इनको बढ़ाते चले जा सकते हैं। 2/2 3/3 4/4 इसी तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तृतीय कोटि के सारणिक में 6 प्रकार से प्रकाशित किया जा सकता है। अब देखिए, जब भी आपको इसको एक्सपेंडिंग करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम उसको एक्सपेंड करते थे, जैसे A11 A12 A13 A22 के बराबर, तो हमने सिंपल क्या करा, इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी और इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन इसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसको थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसको थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। आप इसको लेकर भी कर सकते हैं, इसको लेकर भी कर सकते हैं और इसको लेकर भी कर सकते हैं। कहने मतलब आप किसी भी तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चन है आपका जो मिलेगा, आपको एक्सपेंडिंग करने वाले ही क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये कह रहा है देयर आर 6 वेज टू द एक्सपेंडिंग ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ द कोरस्पोंडिंग, जिसमें आर के भी 3 है और कॉलम के 3 है। और मतलब किसी भी तरीके रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ये भी आप पर डिपेंड कर सकता है। दर्शाइए कि प्रसार समान प्रकार के होते हैं, जैसे कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है। अब आपको प्रसार जब करना है, जैसे आप भी आपको दे रखा है A बराबर AIJ के बराबर, जो कि आपका 3/3 का आव्यूह, मतलब कि वो ऐसा डिनोटेड कर देता है। तो A बराबर आपके लिए ये हो जाएगी। तो हमने अगर इसको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखोगे तो ये आपकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, कैसे लिख लेना, डिटर्मिनेंट A की फॉर्म में लिख लेना, या इस तरीके से यहाँ पे डेल्टा की फॉर्म में। ऐसा नहीं कहना, सोचना कि इसको नहीं लिख सकते। तो आप मोड ब्रैकेट में इन सबको लिख दीजिए, A22 A23 A31 A32 और A33 के बराबर। इस तरीके से आप इसको डिनोट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट में अब देखिए, इसको एक्सपेंड करने का तरीका एक्चुअल में है क्या, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पद दे रखे हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33 के बराबर। तो जब भी आप एक्सप्रेस करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हम करते हैं रो के आर की तरीके से, आपके पास ये R1 है आपकी, ये R2 है आपकी, ये आपकी R3 है, और ये आपकी C1 है, ये आपकी C2 है और ये आपकी C3 है। मैंने बताया था 6 तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो 3 तरीके तो हमारे पास ये हैं और 3 तरीके हमारे पास ये हैं। तो टोटल हम 6 तरीके से इसको एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केवल रो 1 के सापेक्ष करते हैं, R1 के सापेक्ष यहां लिख लीजिए विद रेस्पेक्ट टू R। एक्सपेंडिंग कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R लिख लीजिए, यहाँ पे सापेक्ष में आप लिख सकते हैं इसको, ये आपकी हो जाए सापेक्ष यहां पर। ठीक, और यहां पर लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1 की तरीके से। तो जब आप इसको रो 1 की मतलब है आपका ये वाली, तो सबसे पहले हम ये वाला पद लेंगे, तो आपकी वैल्यू हो जाए A11, और A11 लेते ही जो इसके जो पैरेलल जो आपको वैल्यूज मिलती है, जैसे ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो मैट्रिक्स बचती है वो ये वाली 2/2 की मैट्रिक्स बच जाती है। तो 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है उसकी मल्टीप्लाई मैंने बता रखी है किस तरीके करने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं A22 A23 के बराबर और A32 और A33 के बराबर। ठीक है, ये तो आ गया आपका पहला स्टेप, जो कि आपको दे रखा है चरण 1 के बराबर। ऐसे ही आपको चरण 2 दे रखा है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए स्टेप फर्स्ट,
यहां पर करते हैं स्टेप सेकंड। तो आप रो 1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो अब इस बार आप पद लेंगे ये वाला, और ये वाला पद आपका हो जाएगा A12, ठीक, और बराबर में A12 का मतलब आपके पास यहाँ पर पद हो जाएगा। अब आपके जो पैरेलल में जो कैंसिल होगा ना, वो आपके पद होंगे, एक तो ये वाला कैंसिल और एक आपका ये वाला कैंसिल। तो 2 पद तो आपके ये बचेंगे और 2 पद आपके ये बचेंगे। ठीक, आसानी से समझना, बिल्कुल ही प्यार से समझा रहा हूं मैं आपको कि A21 यहां पर बच गया, A31 आपका यहां पर बच गया, A32 आपका यहां पर बच गया 23, और A33 आपका यहां पर बच गया। तो ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। लेकिन ये ध्यान रखना, पहला स्टेप आपका प्लस में आएगा, सेकंड स्टेप आपका माइनस में आएगा। क्यों आएगा, उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हमारे पास मैट्रिक्स होती है माइनस में आई प्लस में जे करते हैं हम, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर पद कौन सा था, A11 वाला पद था, तो मतलब माइनस के 1 बराबर 1 प्लस के 1 बराबर माइनस के 1 की पावर 2 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के 1 के बराबर। लेकिन यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे -1, तो आई की वैल्यू ये हो जाएगी, जे की वैल्यू ये हो जाएगी, मतलब 1 प्लस में 2 बराबर माइनस के 1 की पावर 3, जो कि आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। तो इसलिए जो आपका पहला टर्म आएगा वो प्लस आएगा, दूसरा टर्म जो आएगा आपका माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। और यही बात इसमें लिख रखी है कि पहले अवयव में माइनस के 1 की पावर 1 प्लस 1 कीजिए, जिसमें आपकी जो स्तंभ और पंक्ति है वो आपकी प्लस में हो जाएंगी, और ये पहली पंक्ति और ये आपकी दूसरी पंक्ति। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट एलिमेंट A11, और इस तरीके से माइनस के 1 और रो एलिमेंट द सेकंड डिटरमिनेंट ऑब्टेन द डिलीटिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द रो, इस तरीके से बाकी के सब मतलब रिमूव हो जाएंगे या कॉरस्पॉन्डिंग कैंसिल हो जाएंगे, कुछ भी आप कह सकते हैं, इसमें यूज कर रखा है, डिलीट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हो गया। अब आपका इसी तरीके से करेंगे हम इसका थर्ड स्टेप। तो स्टेप आपका थर्ड, स्टेप 3 में हम क्या लेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। स्टेप 3 में इस बार हम अवयव लेंगे आपका ये वाला, तो ये आपका क्या हो जाए A13 के बराबर। अगर देखिए इस पर माइनस प्लस चेक करें तो 1 प्लस के 3 बराबर माइनस के 1 की पावर 4, और ये आपकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। तो मतलब ये भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी स्टेप 3 वाली। अब कैंसिल करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डेंस में इसके ये कैंसिल और इसके ये कैंसिल, तो एक तो पद आपका ये बच जाएगा, तो यहाँ पर A21 और A31, और यहाँ पर A22 और A32 के बराबर। तो आपका फर्स्ट स्टेप ये वाला हो गया, सेकंड स्टेप ये वाला हो गया, थर्ड स्टेप ये वाला हो गया। इसी तरीके से आपको तीनों चरणों में इसको सॉल्व करना है। ये आपका डिपेंड करता है कि R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करना चाहते हैं, R2 के सापेक्ष एक्सपेंड करना चाहते हैं, या फिर आप R3 के सापेक्ष एक्सपेंड करना चाहते हैं। अब इसको करने के बाद जैसे मैंने तीसरे स्टेप तक आपका कवर कर लिया है, उसी तरीके से जैसे आपको तीनों बता रखा है। अब आपको जो ये करना है, मतलब ऐसे नहीं करना पार्ट बाय पार्ट का, स्टेप 1 पहले करें, स्टेप 2 बाद में करें, स्टेप 3 बाद में उसके बाद करें। आपको सिंपल क्या करना है, एक ही लाइन में इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये दे रखा कि -1 और 1 की जगह इसको लगाएं या मत लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखें पहला वाला प्लस आएगा, दूसरा वाला माइनस आएगा, इसके बाद फिर प्लस आएगा, इसके बाद फिर माइनस आएगा। हालांकि आपको 3 बार मोस्टली यूज करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस आपके बराबर हो जाएगा। तो जैसे कि ये स्टेप 1 निकाला था मैंने, ये आपका स्टेप 2 था, ये आपका स्टेप सेकंड था, और यहाँ पर आपका स्टेप था थर्ड के बराबर। तो ये तीनों स्टेप को हमने एक साथ ही लिख देते हैं, और लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इनको एक्सपेंड कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर और यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू ये हो जाएंगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, और जो आपका सॉल्व होकर निकलेगा वो लास्ट में यहाँ पर डिटरमिनेंट ए होगा, यहाँ पे मॉड में ए होगा, यहाँ पर आपका डेल्टा होगा। किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और देखिए यही आपका बेसिक था जो मैंने आपको आज बताया सारा। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो नेक्स्ट हमारे इसके मतलब 4.1 एक्सरसाइज चलेगी उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको जरूर देख लें एक बार वीडियो को, और उसके बाद उसके कंटिन्यू रहे हमारे साथ सेकंड वीडियो में, क्योंकि आपने अगर शुरू किए 1 या 2 वीडियो स्किप कर दिए तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं 2 वीडियो पे डिपेंड हो जाएगा, तो इसलिए इनको अच्छे से करें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।